the art collector, and every year Sneha Arts conducts a lot of events across India. And today we have eminent artist Sri Samadar Singh joining us today. He's pretty famous with an international fame. He's from Rajasthan, and he's well known for his traditional tempera painting art. And you can see an awesome painting behind him, which is almost like an aura effect. Being born in a Rajput family, he's won a lot of awards. He's won a lot of honoraries. He's also done a lot of shows across different countries like England, Japan, Italy, Germany, etc. Or he's also been part of Lalit Kala Academy, and he's also very famous in the eminent artists we have from his generation. So very nice to have you on the show, Samdar sir. Thanks for taking time out for Sneha Arts show. एंड आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? एंड फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस यू हैव आप भी पूछ सकते हो. हम वी विल डिस्कस दैट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन. सर, ये आर्ट जर्नी कैसे शुरू हुई? बीइंग फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, ये घराना में आर्ट का क्या वैल्यू था एंड आपका कैसा था जर्नी स्टार्टिंग में? सबसे पहले मैं स्नेहा आर्ट सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. उसको थैंक्स आपको और स्नेह लता जी को. थैंक यू सर कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी मेरे को यहाँ आने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों को अपने बारे में बताने के लिए. सो थैंक्स अ लॉट. और आर्ट जर्नी हमारे ट्रेडिशन के अंदर तो नहीं था, लेकिन बचपन से बड़ा शौक था. मेरे दो बड़े भाई जो हैं वो कभी कभी पेंटिंग किया करते थे, उनको सब्जेक्ट था उनका, तो उसको देख के मुझे बचपन में चाइल्डहुड के अंदर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ. लेकिन जब स्कूलिंग शुरू हुई प्रॉपरली तो पेरेंट्स ने इसको डिसलाइक किया कि मैं पेंटिंग नहीं करूं, और मुझे साइंस की तरफ एडमिशन दिला दिया गया, और मैंने बायोलॉजी से 11th क्लास पास की. लेकिन लगातार मेरा जो मन के अंदर जो बचपन से जो आर्ट के प्रति लगाव था, प्यार था, इंटरेस्ट था, वो कभी भी साइंस के होते हुए भी खत्म नहीं हुआ. लेकिन जब स्कूलिंग करने के बाद मैं वापस जो है मैं आर्ट फील्ड में आया, और मैंने स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान में, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट बड़ा फेमस स्कूल ऑफ आर्ट है, वहाँ मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ से मैंने 2 डिप्लोमा किए पेंटिंग में और स्कल्पचर के अंदर. लेकिन वो स्टडी जो थी उसके अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं सिखाने की बात नहीं थी, न वहाँ सीख पाए थे ऐसे. मेरे को शुरू से ही बहुत कुछ अलग से कुछ करने की इच्छा थी. तो यहाँ राजस्थान के अंदर मिनिएचर पेंटिंग का बड़ा क्रेज था. मैंने लगभग 71 से ही मिनिएचर पेंटिंग को करना शुरू कर दिया. और उससे 2 बातें थी. एक तो पैसा अर्न होता था, मनी अर्न होता था, और दूसरा ये था कि वो जो मेरी शौक था पेंटिंग करने का वो लगातार चलता गया. तो ये इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे मिनिएचर पेंटिंग को तो मैंने लगभग 15-20 साल तक खूब किया. लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मिनिएचर पेंटिंग जैसे लाइक क्राफ्ट, इसको केवल कॉपी कर रहे हैं हम, जो आगे पहले जो बना गए, चाहे किसी भी स्टाइल के अंदर हो, किसी भी शैली में हो, उसमें लोग जो बना गए उसकी मैं नकल कर रहा हूँ खाली. मैं यहाँ समदर सिंह कहाँ है? तो मैंने फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल काम किए, तो मेरी एक अलग से शैली निकल के आई. वाह. सो बट फैमिली का सपोर्ट कैसा था जब जब पैसे आने लगे, अर्निंग शुरू हुई आपकी, तो कैसा था उनका फीडबैक, कैसा था? वो नेचुरली जब अर्निंग शुरू हो गई तो फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान लिया, और बड़ा इसको मुझे एनकरेज करने लगे. और मेरे को तो था, लेकिन शुरू के अंदर जो था, जब मैं बचपन के अंदर जब 6th 7th 8th में पढ़ता था, जब मैं पेंटिंग करता था, तो घर वाले जब सो जाते थे या जब कोई नहीं होता था तब छुप करके पेंटिंग किया करता था. और लेकिन उस वक्त खूब किया मैंने काम, बचपन के अंदर खूब काम किया. लेकिन जब स्कूलिंग हुई, वो आगे 9th 10th 11th में आए, तो वहाँ उस वक्त इतना ज्यादा कोई टाइम नहीं मिलता था. तो लेकिन बाद में जब मैंने आर्ट फील्ड में आ गया, मैं फिर आर्ट स्टडी करने लग गया प्रॉपरली, तो स्टडी के साथ साथ जो पैसा भी अर्न होने लगा, तो सबने उसको बहुत अच्छा किया, महसूस किया. तो 10 दोस्तों में 2 वो ऐसे दोस्त रहते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, तो वो आपको याद है वो कौन से दोस्त थे जो फैमिली के अलावा आपको एनकरेज करते थे? हाँ समदर कर, इसमें लाइफ है.
जो आप करना चाहते हो वो कर लो? स्कूल पीरियड के अंदर, स्कूलिंग के टाइम के अंदर मैं लीडर था, स्टूडेंट लीडर था। और मैं 10 साल तक स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जब रहा तो मैं सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ही रहा। वाह। और लीडिंग का मेरा आदत शुरू से रही है, तो सारे लोग, दोस्त लोग मुझे हर तरह से एनकरेज करते थे, जो पॉलिटिकली मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा सपोर्ट करते थे। क्योंकि स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब थी उस वक्त जब हम्म। मैंने एडमिशन लिया था। तब इसको रिकॉग्निशन नहीं था स्कूल को, इसका यहाँ को नौकरी नहीं लगती थी। तो सारा पूरा जो स्टूडेंट मेरे साथ में थे, मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे, आगे पीछे जो भी थे, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और लेकिन जब आर्ट की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, तो चूंकि मेरे बैकग्राउंड के अंदर इस तरह से कोई ट्रेडिशन नहीं था, मैंने सीखा नहीं किसी से। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो यही काम करते थे। उन्होंने ये कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा कि मेरा जो वास्तव में जो शुरू के गुरु हैं, हम्म। जो पेंटिंग सिखाने वाले, वो मेरा एक दोस्त था वीरेंद्र शर्मा। और इस तरह से दो तीन और दोस्त थे, तो वो बहुत बड़े काम करते थे, तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ बहुत कुछ सिखाया। और उनको देख देख करके हम दिन रात साथ में रहते थे, उनको देख करके और बड़ा काम अच्छा करने लगे। वो कोई भी रोजाना इवनिंग के अंदर वो हम लोग मीटिंग करते थे, तो जो भी मिस्टेक्स होती थी, गलतियां होती थी, वो उसके अंदर हम सारे दोस्त मिलकर डिस्कस करते थे कि इसमें ये गलती रह गई, आइंदा ये नहीं करेंगे। तो हम्म। दोस्तों का रोल तो बहुत बड़ा रहा है मेरे इस आर्ट लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के अंदर। लेकिन मैं एक यहाँ बात और करना चाहूंगा कि कुछ लोग मेरे पास, कुछ स्टूडेंट मेरे पास पेंटिंग सीखने आते थे। उसमें से भी एक स्टूडेंट ऐसी जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा एनकरेज किया। वो मेरे पास पेंटिंग सीखने आती थी, और वो मेरे काम पे डिस्कस भी करती थी। वो खुद आर्टिस्ट थी और है भी। और किस्मत से बड़ी सौभाग्य रहा कि आज वो मेरी पत्नी है। उसने मुझे ओह। बहुत सपोर्ट किया उस वक्त से ही। आज के लगभग 40 साल पहले जो हमारी दोस्ती दोस्ती हुई, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने बहुत एनकरेज किया। मेरे हर काम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती थी तो सपोर्ट करती थी। उसका नाम कुकू है। तो शी इज वेरी नाइस लेडी एंड शी इज वेरी नाइस आर्टिस्ट आल्सो। तो उसने मुझे बहुत ही एनकरेज किया। तो मेरा आज तक यहाँ जो जर्नी में यहाँ पहुंचने का बहुत बड़े कारण जो है मेरी वाइफ भी है। ओके। सो आपको क्या पसंद है, मतलब दोस्त या आपकी वाइफ जो खाली अप्रिशिएट करते हैं, आपको खाली एंकरेज करते रहे, या थोड़ा क्रिटिसाइज भी करे कि ये यहाँ पे, मतलब फ्रैंकली बताए कि समदर जी यहाँ पे थोड़ा कमी दिख रही है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो मेरी लाइफ में मैंने जो सबसे ज्यादा जिसको अप्रिशिएट किया है, मुझे वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मेरे क्रिटिसाइज करते हैं मेरे काम की। बशर्ते वो समझदार होने चाहिए, मूर्ख हम्म। नहीं होने चाहिए। तो जो समझदार लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उसी से सीखने को मिलता है। देखिए, बड़ाई करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए तो हजारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि आगे मत जाना, आगे ये रास्ते में इसमें ये खराबी है, आगे ये खड्डा आएगा, आगे ये दिक्कत आएगी, ये बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। या तो पेरेंट्स होते हैं या हम्म। दोस्त होते हैं। तो जो असली में दोस्त होते हैं, वास्तव में दोस्त होते हैं, वही तो जो समझदार क्रिटिक्स रहे हैं मेरे साथ में, जो भी मेरे दोस्त लोग, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इस तरह से हेल्प की मेरी। एक मेरा एक शुरू से आदत रही है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको मैं मेरे घर बुलाया करता था। हम्म। और हम इवनिंग के अंदर कभी मैं उनके घर जाते थे, तो वो हमारे घर आते थे। तो एक उस वक्त एक माहौल था जो आज नहीं है। आज तो ये स्थितियां खत्म हो गई है। हमारे टाइम के अंदर हम जब यंग थे, तो तब हमारे 5-10 और दोस्त ऐसे थे, तो हम रोजाना मिलके और केवल यही डिस्कस करते थे कि स्टूडियो विजिट करते थे दोस्तों की, और एक दूसरे की पेंटिंग का क्रिटिसाइज करते थे या उसकी अप्रिशिएट करते थे, जो भी होता था उसके ऊपर डिस्कस करते थे। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे बहुत अच्छे दोस्त ऐसे हैं, हालांकि उनका ट्रेडिशनल से कोई लेना देना नहीं है, हम्म। लेकिन वो उनका उनकी नॉलेज इतनी बढ़िया कि उन्होंने मेरे बहुत ही 2-3 दोस्त तो बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं। तो वो अब बड़े अप्रिशिएट करते थे, और वो गलतियां बताते हैं, आज भी बताते हैं। आज भी हम लोग मिलते जुलते हैं तो केवल आर्ट की बात करते हैं। तो जो दोस्तों का रोल बहुत तगड़ा रहा है इसमें। और मैं उन लोगों को अप्रिशिएट ज्यादा करता हूँ, उनको ज्यादा पसंद करता हूँ, या वो मेरे सबसे हितैषी वो सब हैं जो मेरी कमजोरियों को बताते हैं, बजाय इसके कि अच्छाइयाँ।
अच्छाई तो ठीक है जो है, लेकिन कमजोरियों को बताने से ही सुधरेगी। तो मैं ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करता हूँ। सो जब कॉलेज में आप लीडर थे, मतलब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जैसे ही ये यूनियन लीडर है, ये कॉलेज लीडर है, हमारा दिमाग में यही रहता है कि यार ये कुछ मतलब काम बिगाड़ने का काम कर रहा है। बट आप जो बोले, बहुत चीज़ें जो नहीं चलते कॉलेज में या कहीं पे भी, वो खाली ऐसा डिमांड करने से, एक पार्टी बनाने से, डिमांड करने से ही काम होता है। तो आपके आपके कौन से चीज़ें अचीवमेंट्स थी एज अ लीडर, एंड आपको पर्सनल लाइफ में कैसा इम्पैक्ट हुआ विद दैट रोल ऑफ एज अ कॉलेज लीडर? पर्सनली आप क्या सीखे? हाँ, पर्सनली मुझे बहुत फायदा हुआ। लेकिन ये था कि जब मैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब इस हमारे स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जो बहुत पुराना, लगभग 150 साल पुराना स्कूल है, हम्म। उसकी उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। उसका स्थितियां बहुत खराब हो गई थी। शुरू में तो इंटरनेशनल फेम था, लेकिन बीच में जो थे 60s 50s के अंदर, 70s के अंदर इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसको तो इसको यहाँ से पढ़ने वाले लोग, स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, नौकरियां नहीं मिलती थी और कुछ नहीं होता था। और इवन यहाँ का स्टाफ था, उसके अंदर भी बहुत इस तरह के स्टाफ था जो प्राइमरी स्कूल के लायक भी नहीं थे। उन लोगों हम्म। को यहाँ पर डिपोट कर दिया गया था। तो मैंने उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर यूनियन बनाई। पहले तो स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया, बनाई। स्टूडेंट यूनियन बना करके फिर जो डिमांड्स थी, जैसे रिकोजेशन का था, इसकी बिल्डिंग का जो ओन, इसकी खुद की जो बिल्डिंग थी, उसमें आप ताजुब करेंगे, नाम तो बिल्डिंग स्कूल ऑफ आर्ट का था, लेकिन इसे नमक विभाग चलता था, बाट माप तोल विभाग चलता था, फर्नीचर डिपार्टमेंट चलना था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चलता था। सारी बिल्डिंग के अंदर केवल 2 कमरे स्कूल ऑफ आर्ट के पास में, और पूरी पूरी बिल्डिंग बहुत फेमस बिल्डिंग है। तो उसके अंदर इस तरह के फालतू के डिपार्टमेंटों ने अधिकार कर रखा, तो उनको फिजिकली खाली करवाया। और फिर गवर्नमेंट से हमने हड़तालें करके और इनको रिकॉग्निशन करवाया इसका। सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये हुआ कि यहाँ का डिप्लोमा करने के तुरंत बाद ही मेरे को स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर का मैं पहला व्यक्ति था जो केवल डिप्लोमा बेस ही, स्कूल ऑफ आर्ट के डिप्लोमा बेस पर ही मेरे को गवर्नमेंट में फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिली। तो ये हुआ, फिर मेरे बाद में सब लोगों को मिली, बहुत सारे लोगों को मिली। तो ये मेरे पर्सनल ये बेनिफिट हुआ। एंड देन यहाँ के जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके जो बहुत सारे ऐसे परसेंट हुए जिनको मैंने सपोर्ट किया इस पॉलिटिकली, इसी तरह से। और उससे उनका हमारा रिलेशन भी अच्छे बने। तो एक तरह से एक अच्छी स्थितियां रही। कि कितने साल तक आप एक निगाह लगाते रहे उस कॉलेज के ऊपर कि वहाँ सही चल रहा है? आप तो बाहर आ गए हैं, बाद में भी आपका आंख था वो कॉलेज पे कि सही चल रही है कि चीज़ें नहीं? अभी भी मेरा इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और स्टूडेंट इस स्कूल को सुधारने के लिए, यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट, जो हमारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरह से यहाँ पर जो स्टाफ लगा हुआ है, उसमें ज्यादातर वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या नेता लोग हैं, उन्हें अपनी बीबियां जो आर्ट से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ पर डेपुटेशन पर लगा रखा है। उससे अच्छे जो आर्ट के टीचर होने चाहिए यहाँ पर, उसकी वैकेंसीज की जगह वो बैठे हुए हैं। तो उससे उसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो अभी जो स्टूडेंट है वो लड़ रहे हैं, और स्टाफ भी को जो अच्छा स्टाफ है यहाँ का वो लड़ रहा है। लेकिन फिर भी स्थितियां बहुत खराब है। ये सरकार जो है, अब सरकारें जो है अपने लेवल पे क्यों अपने फायदा देखती हैं। तो एक अच्छी स्थिति नहीं है स्कूल ऑफ आर्ट के। अभी भी जो लोग यहाँ अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे यहाँ, तो ऐसे ऐसे टीचर रहे हैं जिनका दुनिया में नाम था, और आज भी है नाम उनका, आज भी है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उनको भी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि यह एक तरह से रिटायरिंग सेंटर हो गया या हम्म। ओब्लिगेशन सेंटर हो गया एक तरह से, कि लोग आगे अपने अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या नेता हैं, वो अपनी फैमिलीज को जो है यहाँ पर लगा देते हैं। आप ताजुब करेंगे, मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के टीचर जो हैं वो आर्ट स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं। हम्म। तो ये स्थितियां हो रही है, बहुत दयनीय स्थिति है। उससे घुटन होता है उससे। या उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये नहीं सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बुक एक दिन पहले पढ़ के दूसरे दिन क्लास में बच्चों को पढ़ा। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। तो रैगिंग चलती थी आपके कॉलेज देखिए, ये बातें तो में?
बट हाँ, हमारे स्कूल ऑफ आर्ट में रैगिंग नहीं चलती थी। आर्ट के अंदर रैगिंग कोई शब्द है नहीं। आर्ट के अंदर तो हम लोग जो क्रिएटिव काम करते थे, जो नए स्टूडेंट आते थे उनसे क्रिएटिव बात ही करते थे। और जो हम लोग थे, सीनियर जो लोग थे, वो कुछ रैगिंग के रूप के अंदर जो है फिजिकली नहीं, बल्कि क्रिएटिव जो काम उनसे करवाया करते थे, इट्स ऑलवेज करते गुड थे। टू चैलेंज हाँ, चैलेंज अदर्स। भाई दिखा तू क्या करने आया है, तेरे क्या क्वालिटी है। आई थिंक दिस इज ऑलवेज गुड। ये सभी हेल्दी कॉन्वर्जेशन हाँ, है पता करने के लिए कि इट्स लाइक ए हाँ, इंट्रोडक्शन। जी हाँ। कूल। सो क्या डिफरेंस आप देख रहे हो तब के एजुकेशन सिस्टम में और अब के एजुकेशन सिस्टम में? मतलब कोई डिफरेंस आई है? क्योंकि पहले जो कल्चर था, मतलब गुरुओं का कल्चर था, अभी कॉलेजेस में वो ट्रेडिशन चली गई, लाइक आपने भी अभी बताई है, तो कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? इम्प्रूवमेंट्स आई है या? मेरा टीचर का एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है। मैंने बचपन के मतलब बहुत शुरू शुरू के अंदर मैंने लगभग 5 साल तक जो है किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं, हम्म। नर्सरी और फर्स्ट और केजी, इनके बच्चों को पढ़ाया 5 साल तक। तो मुझे उनका एक्सपीरियंस भी है। मैंने फिर बाद में जो मैंने लगभग 35 साल तक जो है वो सीनियर स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया, उसका भी एक्सपीरियंस है। मैंने 70s का टीचिंग का टाइम भी देखा है। मैंने जब मैं स्टूडेंट था वो टाइम भी मैंने देखा है कि टीचर स्टूडेंट के अंदर किस तरह का रिलेशन था। एकदम रात दिन चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। आज स्थिति बहुत ही अलग हो चुकी है। हमारे टाइम के अंदर या उस टाइम के अंदर एक टीचर का रेस्पेक्ट प्लस डर रहता था। हम्म। रेस्पेक्ट था, लेकिन रेस्पेक्ट था, डर भी था। अब न तो डर है और न रेस्पेक्ट है। अब तो जो है वो आप स्टूडेंट को किसी को कुछ अगर जोर से बोल देंगे तो पेरेंट्स आ जाएंगे, या वो स्टूडेंट खुद ही आपको बदतमीजी करने लग जाएंगे। उस स्थिति में टीचर स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे एक तरह से डिफरेंट तरह का होता जा रहा है। तो जब तक भय नहीं, भय बिना प्रीत नहीं, ये अपने यहाँ कहावत है। जब तक डर नहीं होगा, आप अगर अपने परिवार के अंदर भी अगर आज हमारा डर हमारे बच्चों में नहीं होगा, बर डर मतलब हम प्यार करते हैं उनको, बच्चों को खूब प्यार करते हैं, लेकिन हम वो गलत रास्ते नहीं जाए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा बात बताने के लिए उनको डराया धमकाया भी जाता है। जब तक ये नहीं करेंगे तो वो एकदम फ्री हो जाएंगे। फिर उनमें डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो जाएगी। तो जब घर में डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्कूल में कहाँ से होगा, स्कूल में नहीं होगा तो स्टेट में कहाँ से होगा, स्टेट में नहीं होगा तो कंट्री में कहाँ से होगा। तो ये सारा सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। और अब ये जो नया जो तरीका चला है पढ़ने पढ़ाने का, ये और भी ज्यादा अजीब तरह का है कि आप जो भी नहीं मिला गूगल से ले लीजिए, या ऑनलाइन क्लासेस कर दीजिए, सब कुछ जो आप देखिए गूगल से मिल जाएगा आपको। लेकिन जो आप और मैं जो आमने सामने बात कर रहे हैं ना, अपन जो टेलीफोन से बात कर रहे हैं वो मजा नहीं आ रहा है। हम्म। टेलीफोन में वो मजा नहीं आता जो अब हम आमने आमने सामने बात कर रहे हैं अपन। एक अपन दोनों मिलके बात करेंगे उसका और भी ज्यादा आनंद आएगा। तो इस तरह से हर चीज के अंदर, पढ़ाई के अंदर, सबके अंदर ये सारी चीजें वो बदलती जा रही हैं। अब वो स्थितियां नहीं रही। और एक बहुत बड़ा बदलाव मैं ये देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि चाहे गवर्नमेंट का सिस्टम कह लीजिए, सरकारी सिस्टम कह लीजिए, या सामाजिक सिस्टम कह लीजिए, कि जो अच्छे टीचर हुआ करते थे हमारे टाइम में या हैं अभी भी। या वी लॉस्ट सर फॉर अ व्हाइल। हाँ सर, बीच में थोड़ा कट हो गया था। हाँ हाँ, जो अच्छे टीचर हैं। बताइए सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, आप नहीं दिख रहे मेरे को। ओके। चलो बोला। नो प्रॉब्लम सर, आप बताइए। हाँ, हाँ, जो अच्छे टीचर जो आप चाहे यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, उसके अंदर जो है बहुत अच्छे टीचर्स का थोड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ मैं। जब टीचर जो है अच्छे नॉलेज वाले नहीं होंगे या अच्छे नहीं मिलेंगे तो स्टूडेंट भी उसी तरह के तैयार हो रहे हैं। तो ये केवल यहाँ हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरली आप सब जगह देखने को मिलेगा आपको। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छा बात नहीं है। सर जब आप एग्जीबिशन गए थे पहली बार, आपने लाइक 20 से ज़्यादा एग्जीबिशंस किए हुए हैं,
सो फर्स्ट एग्जीबिशन किए थे आपने, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या सीखा आपने? मैंने इंडिया में तो केवल 2 ही एग्जीबिशन की थी। लेकिन सबसे पहले मैंने जापान में 85 में एग्जीबिशन की थी। तो एक तरह से जो हमारा जो एशियन जो कल्चर है, वो जापान के अंदर भी मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। जापानीज कल्चर बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने के लिए। वहाँ की आर्ट बहुत अच्छी लगी। और वो तो उस वक्त क्या था कि वो गैलरी वाले ने मेरे यही पेंटिंग खरीद ली थी, लेकिन मेरे को खाली जापान घूमने के लिए ही बुलाया गया था। उसके बाद मैंने यूरोप के अंदर जो है एग्जीबिशन शुरू की। ज्यादातर एग्जीबिशन मैंने इंग्लैंड के अंदर की है, वेल्स में, इंग्लैंड में की है। तो वहाँ एक तरह दूसरा ही कल्चर था। जापान में जो एग्जीबिशन की थी वो एक तरह से एशियन जो आर्ट है वो ऑलमोस्ट एक जैसी सी मिलती जुलती सीख है। लेकिन जब यूरोप के अंदर हम जाते हैं तो बिल्कुल अलग तरह का काम है। वहाँ यूरोपियन आर्ट अलग तरह की है और एशियन आर्ट अलग तरह की है। तो वो वहाँ के लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और मजेदार बात ये रही कि वहाँ की एक आर्ट सोसाइटी, आर्ट आर्ट वेल्स आर्ट काउंसिल ने मेरी पेंटिंग्स का जो 2 साल तक एक ट्रेवलिंग एग्जीबिशन की इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी। और इससे उन्होंने लगभग 10-12 जगह पर जो है मेरी पेंटिंग्स को घुमाया। और उससे मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। और हर बार मतलब ये तो कभी होता नहीं है कि सारी पेंटिंग बिक जाती है, लेकिन एक हर बार जो है कि अच्छा उसमें रहा है। ओके, तो आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड यू नो शुभकामनाएं फ्रॉम शरद भरद्वाज। एंड हरीश राव बोल रहे हैं, दिस शो स्पेशली द आर्ट शो by Sneha Arts is one of my favorite shows, which is it has a tinge of web series and a very good interview. Keep going and keep doing this sort of regular shows. Thank you, Harish Rao. Yeah, we have a lot of other people who are watching this. Vibha is saying good afternoon. खरी खरी सही बात। ओके, ललित शर्मा जी बोल रहे हैं, सही बात कही है आपने। सो या आपके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। आपने कृपाल सिंह शेखावत, आप उनके स्टूडेंट थे, उनके साथ आपको आर्ट सीखने का चांस मिला, बट उनको गुरु बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? वो कृपाल सिंह जी एक बहुत महान कलाकार रहे हैं। वो नंदलाल बोस के स्टूडेंट रहे, बहुत क्लोज स्टूडेंट रहे। वो मायदा सेसो जो जापान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट था उसके स्टूडेंट रहे। एक्चुअली ईस्ट का बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ मायदा सेसो, उसके स्टूडेंट रहे। और उनमें बंगाल स्कूल का बहुत बड़ा कल्चर उनके अंदर मौजूद था। वो कृपाल सिंह जी जो हैं वो 3 विधाओं के मास्टर थे। टेम्परा पेंटिंग के, फ्रेस्को पेंटिंग के और ब्लू पोट्री के। उन्होंने लेकिन ब्लू पोट्री में ज्यादा काम किया। एक छोटा सा किस्सा था कि मैंने जब स्कूलिंग पूरी कर ली तो मुझे लगा कि मुझे आर्ट फील्ड में मुझे जाना है। तो मैं वहाँ कृपाल सिंह जी के एक स्कूल चलाते थे, महारानी गायत्री देवी जी चलाते थे स्कूल, तो उसमें वो डायरेक्टर थे। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। लेकिन मेरा बचपन का जो टेम्परामेंट था बहुत एग्रेसिव था। तो मैंने वहाँ कुछ कारणों से झगड़े वगड़े हो गए, तो मुझे वहां से उन्होंने निकाल दिया। तो वो उनके मन में था, तो उन्होंने कई सालों तक मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं उनका स्टूडेंट बनूं। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि नहीं, मैं गुरु तो बनाऊंगा तो आपको ही बनाऊंगा। लेकिन कई सालों की कोशिश के बाद के अंदर आखिर मेरी जीत हुई और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद 35 साल तक मैं उनके साथ रहा। उनका सबसे क्लोज स्टूडेंट्स के अंदर मैं उनमें माना जाता हूँ। और उनकी टेक्निक के अंदर ही काम करता हूँ ज्यादातर। तो उनका बड़ी दया रही मेरे पे। लेकिन वो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे। तो ये जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अपनी जापानीज टेक्निक्स, इसके एलिमेंट्स क्या है एंड हाउ वाज द जर्नी? मैं आर्ट फील्ड से नहीं हूँ, बट आप जो अभी बोल रहे थे टेम्परा आर्ट
एंड टेम्परा पेंटिंग, ये सभी क्या रहते हैं? मतलब ये these are different strokes और स्टाइल? नहीं, टेम्परा जो है एक्चुअल में तो क्या है, टेम्परा कई तरह का है। टेम्परा मीडियम जो है वो कई तरह से होता है। हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग का है वो भी टेम्परा के अंदर ही माना जाता है। एक टेम्परा भी है, वो टेम्परा टेक्निक जो बहुत पुरानी टेक्निक है, और ऐसी कई तरह से होती है। मैं जो करता हूँ, क्योंकि मैं जापान 85 में जापान गया था, तो वहां मैंने उसकी थोड़ी सीखा। ये बाद में कृपाल सिंह जी भी इसी तरह से काम करते थे, तो मैंने उनको भी देखा, उनकी टेक्निक को भी मैंने अडॉप्ट किया। तो इसमें कुछ नहीं है। ये जरूर है कि मैं जो मेरी टेक्निक के अंदर में मैक्सिमम जो है मटेरियल, पेपर है, कलर है, ब्रश है, या और जो एलिमेंट्स हैं आर्ट के, वो ज्यादातर जापानीज यूज करता हूँ। Okay. और इसमें एक थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है इसकी प्रिपरेशन का। हमारी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में तो क्या होता है कि वो हाथ के बने हुए कागज को लिया फटाफट, और उस पर थोड़ा सफेद खड़िया लगाया और ड्राइंग बनाई और रंग भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी इसके अंदर मुझे रंग भरने शुरू करने तक जो है कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर, इसका पेपर तैयार करने के अंदर ही। Oh my God. तो ये थोड़ा टेक्निक थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है, वरना है तो टेम्परा टेम्परा सारी सब चीजें। ये प्रैक्टिकल बताने की बात है, लेकिन शॉर्ट के अंदर ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले मैं एक जापानी पेपर को एक बोर्ड के ऊपर माउंट करता हूँ, चिपकाता नहीं हूँ, माउंट करता हूँ, मतलब उसके एजेस को चिपकाता हूँ। देन उसके बाद में पहले से रफ कागज पे जो ड्राइंग बनाई चुकी होती है, उस ड्राइंग को उस पर ट्रांसफर करता हूँ ट्रेसिंग पेपर से। देन उसके बाद सरेस लगाता हूँ, सरेस लगा करके फिर उसकी पेंसिल ड्राइंग करता हूँ, उसी ड्राइंग की परफेक्ट पेंसिल ड्राइंग करने के बाद में इंक ड्राइंग करता हूँ। और इंक ड्राइंग करने के बाद में बहुत बहुत परफेक्ट ड्राइंग, मतलब परफेक्ट जो मुझे लास्ट तक जो ड्राइंग करनी है, पेंटिंग में जो लाइनिंग करनी है, वो उस तरह से करता हूँ। तो वो करने के बाद में इस पर शेल व्हाइट का कोटिंग किया जाता है, सरेस मिला के, जापानी सरेस मिला के, जापानी शेल व्हाइट को ही लगाता हूँ व्हाइट के लिए। एंड देन वो जो 2 हाथ करने बाद में हल्का हल्का जो लाइनें दिखती रहती है कागज पे पेंटिंग की, उनको छोड़ते हुए फर्स्ट कलर तो उनको छोड़ते हुए लगाता हूँ, और उसके बाद दूसरी कोटिंग जो है या तीसरी कोटिंग जो है उसको ढकते हुए करता हूँ। और वो जो शुरू में जो पेंसिल लाइन की थी या इंक ड्राइंग की थी, उस लाइन के ऊपर वो लास्ट तक वो लाइन दोबारा हो जाती है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट ये तरीका है। वाह। सो जब मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब आर्टिस्ट को मूड आता है कि आज आप पेंटिंग करें, तो वो शुरू कर देते हैं, बट आप जो प्रिपरेशन ऑफ 8 days बता रहे हैं, तो उसमें तो बहुत मतलब प्लानिंग की ज़रूरत होगी, मतलब स्टॉक पहले ही रेडी रख के। बिल्कुल, बहुत प्लानिंग जरूरत है। पहले पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट बनाना होता है, उस पढ़ने के बाद में उसको डीपली स्टडी करते हैं। डीपली स्टडी करने के बाद में फिर खुद की ड्राइंग बनाते हैं, खुद की जो भी बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, वो करते हैं। उसके बाद में फिर रफ ड्राइंग बनाने के बाद में, साधारण कागज बनाने के बाद में, फिर उसको फाइनल ट्रांसफर करते हैं जापानी पेपर के ऊपर। तो ये थोड़ा के लंबे प्रोसीजर है, इसलिए मेरी पेंटिंग में मैं साल भर में ज्यादा पेंटिंग बना भी नहीं पाता हूँ। लगभग 8-10 पेंटिंग बना पाता हूँ। 8-10 भी ज्यादा हो जाती है, बल्कि मैं कोई 5-6 पेंटिंग बना पाता हूँ, क्योंकि एक पेंटिंग में कम से कम ये 2 महीने, 1.5-2 महीने लग जाते हैं। Oh my God. Okay. So, friends who have not seen, Samandar Singh's, artwork. So, let me play a short video about his journey and his work. So, एक छोटा सा वीडियो. Okay.
सुपर सुपर आर्ट वर्क सर। सो इसमें लगता है कि आप पैलेसेस से बहुत फैसिनेटेड हैं। तो थोड़े मैंने आर्ट देखे हैं जो पैलेसेस के आर्ट वर्क हैं। तो इसको कितना टाइम लगता था? ये तो आई एम श्योर आप आउटडोर में, मतलब तब फोटोग्राफी नहीं होती थी। इट इज़ नॉट डूइंग एन आर्ट फ्रॉम द पिक्चर। तो कितने दिन लगते थे आउटडोर में ये व्यू को सेलेक्ट करके, देखिए यहाँ पे यही एंगल से मेरे को पेंटिंग करनी है, और उसमें रह के कितने दिन का काम था ये? रवि जी, मेरी शुरू से एक आदत रही है कि या तो काम करूं नहीं, और करूंगा तो परफेक्ट काम करूंगा। मेरे दिमाग में, हालांकि मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग करने वाला, लेकिन मैं रियलिस्टिक में खूब काम किया है, तो वाटर कलर के अंदर। तो मेरे पास दिमाग में आई कि मुझे राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं उनकी एक सीरीज तैयार करनी चाहिए। तो मैं मेरे दो तीन दोस्तों को लेकर के, ड्राइवर को लेकर के, और निकल गया। और ये मेरी फर्स्ट आर्ट जर्नी थी। लगभग 2 महीने, 1.5-2 महीने तक मैं पूरे राजस्थान में घूमता रहा, और हर हर स्पॉट पे जाकर के। और चूंकि पर्टिकुलर किसी भी फूड का या पैलेस का अगर आप पेंटिंग करनी है, तो उसके अंदर, क्योंकि सुबह से शाम तक तो बैठ नहीं सकते, हम्म। उसमें लाइटिंग चेंज होती है, सब कुछ होती है। पर्टिकुलर 2-3 घंटे बैठ करके, घंटा 2 घंटा बैठ करके ही उसको, तो परफेक्ट काम वहीं पूरा करने के लिए मुझे कई बार कई जगह 2-3 दिन रुकना पड़ता था। तो ये करके मैंने एक आर्ट जर्नी की, और लगभग 1.5-2 महीने के अंदर मैंने पूरी ये मेरा ट्रेवलिंग करके और ये पूरा सीरीज बनाया, जिसमें राजस्थान के फूड्स हैं। वाह। आज लोग बाग जो है कैमरे से फोटो खींच के और स्टूडियो में बैठ के या घर में बैठ करके और उसके फोटो बना देते हैं। वो मैं उसको पसंद नहीं करता। जब तक आत्मा से आत्मा नहीं मिलेगी, जब से आप उसे उससे रूबरू नहीं होंगे, तब तक आपको उस चीज का मजा नहीं आएगा। चाहे नेचर की स्टडी हो, चाहे आदमी, चाहे ह्यूमन स्टडी हो, चाहे डेड चीजों की स्टडी हो, आप लाइव जब तक स्टडी नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, मजा नहीं आएगा उसके अंदर। वो मैं थोड़ी देर पहले बात की थी आपको कि एक तो हम आपस में मिलके बात करें, एक हम टेलीफोन पे बात करें, एक हम वीडियो पे बात करें, उस सब के अंदर बहुत सारा अंतर होता है। तो मैंने ये एक पूरा सीरीज जो बनाया, वो वहां जाकर के बैठ कर फिर बनाया। लास्ट में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मौसम बदल गया था। तो फिर ये पूरा जो मैं और करना चाहता था वो सारा नहीं कर पाया। लेकिन उस फील्ड में उस टाइम में नहीं कर पाया। लेकिन बाद में किया, फिर एक एक दो दो करके। एक अपॉर्चुनिटी ये भी रही कि मेरी वाइफ जो है वो कॉलेज में पढ़ाती थी, तो उसको जगह जगह उसकी पोस्टिंग हो जाया करती थी। वो जहाँ जाती थी, मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता था। तो मैं वहाँ बैठा बैठा दिन भर क्या करूँ, तो वो कॉलेज चली जाती, तो मैं निकल जाता था। और वहाँ का जो पैलेस है या वहाँ की जो सराउंडिंग एरिया था, उनकी जो वो उसकी पेंटिंग बनाता था। तो ये एक तरह से ये सब कुछ होता गया। ओके। अगर मैं जाऊं ऐसे लोकेशंस में, और राजस्थान जैसे लोकेशन में जहाँ पे बहुत सारी गर्मी है, मतलब मैं तो एक छतरी, मतलब पहले तो वो सेटअप के बारे में सोचूंगा, आउटडोर सेटअप जहाँ पे मेरे को धूप ना लगे, अच्छा व्यू एंड ऑल। आपका स्टाइल क्या था? नहीं, ये प्रॉब्लम तो सबके साथ में आती है, गर्मी की, बरसात की, सर्दी की। ये मेरे साथ में भी आती थी और आती भी है। और लेकिन वो जब मौसम के अनुसार मॉर्निंग के अंदर ज्यादा प्रेफर करता था मैं। अगर गर्मी का मौसम है तो मॉर्निंग में जाकर के किसी पेड़ के नीचे बैठ करके और छाया के अंदर बैठ करके, या किसी नदी तालाब के किनारे बैठ करके और काम करता करता था। इसमें एक किशनगढ़ का किला भी है। किशनगढ़ है यहाँ अजमेर के पास में, हमारे यहाँ। किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग्स भी बहुत फेमस रही है, आपने नाम सुना होगा, बनी ठनी का। हम्म। तो उसका जो फोर्ट बनाया था, तो वहाँ तालाब के किनारे बैठ करके और वहां बैठ के बनाया, तो खूब मजा आता था। पिकनिक हो जाती, एंजॉय करता था। और वहाँ इस एक फोर्ट के मैंने कोई 8-10 लैंडस्केप बनाए, अलग अलग एंगल से। तो यूं इस तरह से वो तो देखना तो पड़ता था, मौसम और टाइम तो देखना ही पड़ता था। ओके सर, और थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। ललित शर्मा जी बोल रहे हैं, कृपाल सिंह के शिष्य होने से ही सिप्तवादी हैं मेरे मित्र। सो शिष्टवादी, शिपस्तवादी, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। स्वादी। ओके। हाँ, वो क्या है कि कृपाल सिंह जी का गुण मेरे में बहुत सारे आए हैं।
जैसे पिता के गुण बेटे में आते हैं, वैसे मेरे में मेरे गुरु जी के ज्यादा गुण आए हैं। हम्म। एक तो स्पष्टवादी, मुंह पे कह देना जो बात है, कि पीछे से बैक बाइटिंग नहीं करना। ओके। जो बात कहनी है मुंह पे कह दो, अगर नाराज होता हो तो होने दो, लेकिन स्पष्टवादी। दूसरा, एकदम किसी भी चीज काम को परफेक्ट तरह से करना, उसमें ये चालूबाजी नहीं होना चाहिए। और एक अड़कचूट और होता है, एक शब्द है हमारे राजस्थान में, अड़कचूट, जो हर किसी से पंगा ले लेना, जबरदस्ती का बात का सीधा जवाब नहीं देना, ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये सब क्योंकि उनके साथ में 35 साल तक खूब रहा, उनके साथ में खूब सारी यात्राएं की, बहुत सारी मेमोरीज हैं। और यहाँ दिन में भी मैं उनके पास में जाके बैठ जाया करता था, बहुत हमें गप्पे मारते थे। उनके पास बैठ करके कभी काम नहीं किया, खाली हमारे उनका जो गाइडेंस था वो डिस्कस पे ही डिपेंड था सारा। प्रैक्टिकल इनके साथ बैठने का काम तो वह एक दो बार ही मिला। विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर जो है फ्रेस्को बनाया, उन्होंने फ्रेस्को पूरा नहीं किया, बाउंड्री वाल बनी खाली, बाउंड्री वॉल नहीं, बॉर्डर बनी खाली। तो उसमें मैंने उनके साथ में लगभग साल भर काम किया, रहा। इधर जयपुर के अंदर एक एक होटल है यहाँ पर, 5 स्टार, उसमें उन्होंने फ्रेस्को बनाए थे, उसमें मैंने उनके साथ में काम किया। जापान फेस्टिवल था इंडिया का, जापान के अंदर, तब मैंने वहाँ उनके साथ बैठ के काम किया उनके घर पे। लेकिन एक बहुत कम चांस ऐसे मिले कि उनके पास में बैठ करके काम सीखने का। लेकिन हाँ, लेकिन वो हमारा मिलना जुलना रोजाना था, तो इसलिए वो सारी बातें, उनका जो नेचर था वो मेरे में आ गया। कभी अच्छा भी लगता है, कभी ये भी लगता है कि नहीं, गलत है। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सेम ललित शर्मा जी बोल रहे हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू ललित, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है ललित भी, बहुत बढ़िया काम करता है और हमारा परम मित्र है। सुपर। सपना खन्ना बोल रहे हैं सुपर, धन्यवाद कर रहे हैं। ये सभी शो अभी वॉच कर रहे हैं। नाइस टू वॉच एक्सपीरियंसेस इन सच ऑफ सच क्रिएटिव आर्टिस्ट। दिस इज फ्रॉम बिशम मिरानी, तो ये ओके, कॉम्प्लीमेंट थैंक दे यू, रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, आप बहुत अच्छे गोल्डन इरा में आपका ये था जहाँ पे गुरु और शिष्य हुआ करते थे, और तो अभी क्या है, वो ट्रेडिशनल परंपरा से ये क्या, ट्रेडिशनल आर्ट खाली ऐसे गुरु ही पढ़ा रहे हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट बनाए। बाकी कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ये आर्ट नहीं सिखाई जाती। तो इसका कुछ आप सजेशन दोगे? ओनली मास्टर्स आर डूइंग इट, वो जो है एनी स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक वेयर दे कैन इंक्लूड दिस इन द एजुकेशन सिस्टम, ताकि जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो धीरे धीरे कम ना हो जाए। आपके इसने आर्ट्स की डायरेक्टर इसने दत्ता जी से, प्रसाद जी से कल मेरी बहुत लंबी बात डिस्कस हुई इस बारे में भी, कि ये बहुत दुखदायी स्थितियां हैं, बहुत दर्द पैदा करने वाली स्थितियां हैं, कि जो हमारी जिस आज जो भी कोई नेता या कोई भी बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा हमारे हमारे कला और संस्कृति, हमारे हम्म। आर्ट और कल्चर। लेकिन ये सब की लास्ट प्रायोरिटी होती है, आर्ट कल्चर लास्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी नेताजी की, किसी भी सरकार की। आज सारी अकेडमियां डेढ़ सी पड़ी हुई हैं, उनको पैसा नहीं देती है सरकार, या सरकार जो भी हो, चाहे मैं किसी पर्टिकुलर किसी की सरकार की बात नहीं करता, लेकिन इनको उनमें कुछ, उनको इनकम नहीं दिखती है, उनसे कुछ फायदा नहीं दिखता है, तो हर तरह से अपने अपनी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेडिशन हमारा है, आर्ट का ट्रेडिशन है, चाहे किसी भी तरह से, हाँ क्राफ्ट के लिए जरूर सरकार थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन आर्ट के लिए जो रिच ट्रेडिशन है उसके लिए कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग है, आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग के स्कूल्स हैं, स्टाइल है, उनके बारे में ना तो किसी स्कूल में या ना किसी कॉलेज में ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से पढ़ाया नहीं जाता है, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, अलग से कोई टीचर नहीं होता है। और वो सारी चीजें सब खत्म होती जा रही हैं, जाएगी। केवल कहीं कहीं कुछ कुछ जगह जो टीचर, जो आर्टिस्ट जो है पुराने जो या नए हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग कर रहे हैं या ट्रेडिशनल आर्ट कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए समझ लो या हेल्प के लिए समझ लो, कुछ लोगों को जो है अपने साथ में रख करके सिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो चल रहा है। बाकी जैसे कृपाल सिंह जी का जो स्टाइल है या हमारा जो स्टाइल है, वो आगे हमारे बाद में खत्म सा हो रहा है, क्योंकि इसको सीखने के लिए कोई नहीं आ रहा है, न कोई सिखाने की स्थितियां हो रही है, न स्टूडेंट को इंटरेस्ट ले रहे हैं,
न और कोई कुछ नहीं हो रही। आज कृपाल सिंह जी का इतना बड़ा कलेक्शन था, इतना बड़ा उनका नाम था, उनका सब कुछ था। ये हम्म, नहीं कि सरकार उनके लिए कुछ एक इंस्टीट्यूशन या कोई सेक्शन या कोई डिपार्टमेंट खोलती, उनकी मेमोरी के अंदर कुछ करती। या खाली कृपाल सिंह जी की बात नहीं है, आपके शेषगिरी राव हुए हैं हैदराबाद के अंदर, हम्म, बहुत फेमस आर्टिस्ट हुए हैं। तो उनका भी कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। तो आप शांति निकेतन के अंदर ये सब बंद खत्म हो गया, जहां पर इसका ट्रेडिशन बहुत रिच ट्रेडिशन था, वहां सब खत्म हो गया। तो इस बारे में, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में या मिनिएचर आर्ट के बारे में या हमारे स्ट्रॉन्ग जो कल्चर है उसके बारे में सरकारें या कोई भी संस्थाएं कुछ नहीं कर रही हैं। इसके लिए बहुत दर्द होता है, दुख होता है। सरकारों को चाहिए कि हाँ, एक जैसे पटियाला में एक यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी, हम्म, वहाँ जरूर सब्जेक्ट चलता है इसका, एक अलग से सब्जेक्ट चलता है। एक दो जगह और भी चलता होगा। अब लाहौर में चलता है पूरा बहुत अच्छी तरह से, कराची में चलता है सारे सब्जेक्ट, पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा डिपार्टमेंट है इसका एक तरह से। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है इस तरह से कहीं पर भी। आपके बनारस में भी इस तरह से कोई देखने को नहीं मिलता कुछ बहुत रिच ट्रेडिशन वगैरह। अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहे हैं जहाँ का नाम रहा है, स्कूल ऑफ आर्ट जो है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट तो बहुत इस नाम से जानी जाती थी, लेकिन वहां भी सब कुछ खत्म हो गया, वहां भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सरकारों को चाहिए, और सरकार को साथ साथ में ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे ये बात आगे जिंदा रहे। और अब मैं आपके ये जो स्नेह आर्ट्स का जो फाउंडेशन जो है, इसके बैनर से, इसके द्वारा मैं अपील करता हूँ आर्टिस्टों से, यंग यंग आर्टिस्टों से, कि जैसे कोई मेरे से सीखना चाहे तो मैं मोस्ट वेलकम है उसका, वो आकर लेकिन एक दो दिन में सीखने की स्थितियां नहीं है। हम्म, ये जो हमारी जो आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, इसमें महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, तब जाकर के इसके अंदर थोड़ा बहुत निपुणता आती है। अब आजकल स्थितियां स्टूडेंट्स के अंदर ये हो गई है कि शॉर्टकट के अंदर अपना काम करना चाहते हैं, फटाफट उनको अवार्ड मिल जी, जाना चाहिए, जल्दी से स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए, जल्दी से एग्जीबिशन हो जानी चाहिए, वन मैन शो होना चाहिए, उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए बिना कोई मेहनत किए हुए। लेकिन इन सब कामों के अंदर बहुत मेहनत है, बहुत तपस्या है, बहुत डेडिकेशन है। ये बहुत जरूरी है। तो ये सबको मिलकर करना पड़ेगा, सरकार को और समाज को। थैंक यू सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मिनिएचर पेंटिंग में बहुत टाइम स्पेंड किए हैं, 15+ ईयर्स, एंड आप स्टार्टिंग में बहुत घंटे मतलब स्पेंड करते थे जब आर्ट शो में। जब आप इंटरनेशनल शोज करते थे तो क्या रिस्पांस था इंडियन आर्ट का, इंडियन मिनिएचर आर्ट का, वहाँ पे रिस्पांस कैसा था? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा रहता था। मतलब खास तौर से यूरोप के अंदर जो है, वो तो एक अजूबा समझा जाता था इसको, क्योंकि सारे लोग तो घूमने नहीं आते हैं इंडिया। तो हम्म, जो लोग हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग को देखते थे, मेरी पेंटिंग को देखते हैं, देखते थे, आज भी रेगुलरली मेरी कुछ पेंटिंग वहाँ रखी हुई है। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, मेरे यूरोप के अंदर एग्जीबिशन करने का सबसे बड़ा जो श्रेय जो है, या सबसे जिसे मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मेरी सिस्टर इन लॉ स्नेहलता जी रही हैं, डॉक्टर स्नेहलता जी हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे को वहां पर एस्टेब्लिश करने के लिए, और कई सालों तक आज भी वो जो है इसी बात में लगी रहती हैं। तो वहां भी मुझे सपोर्ट करने वाले इंडिया के जैसे बाहर भी मुझे मिलते रहे। तो आज भी जो है मेरे काम वहाँ रखे हुए हैं। तो कभी साल में 6 महीने के अंदर कहीं कोई एग्जीबिशन होती है तो मेरे शो होते रहते हैं, करते चलते रहते हैं। हाँ, वन मैन शो अब 2003-05 के बाद में नहीं हो पाया, क्योंकि मैं राजस्थान के अंदर यहाँ बिजी हो गया, यहाँ म्यूरल वर्क में ज्यादा काम करने लग गया। तो पेंटिंग इतनी नहीं बन पाती थी, ये स्टूडियो पेंटिंग नहीं बन पाती है। तो वहाँ, लेकिन वहाँ हमेशा मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, हर तरह से, चाहे वो अखबारबाजी, चाहे मीडिया हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे किसी तरह से हो, सब तरह से मुझे इसका बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला। जापान का शो तो मेरा तरह से एक तरह से बिका हुआ शो था, क्योंकि वो मिनिचर बेस था, वो मिनिचर पेंटिंग के बेस पे था, और वो सबसे पहला शो था मेरा अब्रोड। तो उसमें जो गैलरी का ओनर था, उसने बहुत सारी पेंटिंगें यहीं खरीद ली थी, जयपुर में ही, मेरे से इंडिया में खरीद ली थी। मुझे तो खाली वहां घूमने के लिए बुलाया गया था।
तो वो तो 100% सक्सेसफुल शो था, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यूरोप के अंदर जो भी शो हुए हैं, तो और मैंने कई बार इंडिया रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के अंदर भी, तो वो भी अच्छे प्रोग्राम रहे। आपके इटली फ्लोरेंस का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है? लाइफ में हर इंसान के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अ, मैं जब यूरोप में, मेरी दोस्त एक जर्मनी के अंदर, वो उसके साथ में वो लोग मुझे लेकर के और यूरोप के दूसरे इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, और यहाँ बाई कार ही हम घूमने गए। तो इटली गए तो फ्लोरेंस, माइकलो एंजेलो का जो शहर है, वहाँ वो सबसे पहले मेरे को ऊपर जो फ्लोरेंस के अंदर ऊपर एक माइकलो एंजेलो स्क्वायर है, बहुत ऊंचाई पर है जहाँ से पूरा फ्लोरेंस दिखता है। हम्म। तो वहाँ जो ही मैं नीचे उतरा, मैं बहुत जोर जोर से रोने लग गया। आंसू मेरे रुके ही नहीं। तो मेरी जो फ्रेंड थी और उसका हस्बैंड जो था, वो ताजुब करने लगे, ये क्या हुआ? तो मैंने कहा, मैं इतना खुश हूँ आज, मुझे इतना, मेरा सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं माइकलो एंजेलो के शहर में आया हूँ। तो एक तरह से आर्टिस्ट के लिए ये तीर्थ है। तो आर्टिस्ट के लिए तीर्थ जो है वो आर्ट सेंटर्स ही होंगे। तो मुझे वहाँ बहुत ज्यादा रोना आया, बहुत खुशी के मारे रोना आया। मैंने अपनी किस्मत के ऊपर बहुत गर्व किया कि आज मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि माइकल एंजेलो के शहर में आया हूँ। हालांकि फिर उस माइकल एंजेलो के स्टूडियो भी विजिट किया हमने, और म्यूजियम भी देखे, गैलरीज भी देखी। लेकिन वो वहाँ उतरते ही मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ। और इसी तरह से छोटी मोटी और भी कई घटनाएं हुई कि वो जो पेंटिंग है हम लोग किताबों में देखते थे यहाँ पर, वो वहां सामने आर्ट म्यूजियम्स के अंदर देखने को मिली, तो मेरे मन को छूने की इच्छा होती थी। तो इटली के अंदर ही जो वहाँ एक म्यूजियम के अंदर में जा रहा गया था, तो वहां पर, और इंग्लैंड के अंदर भी एल्बर्ट म्यूजियम के अंदर, वहां भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ जो जो पेंटिंग थी, ओरिजिनल पेंटिंग थी आर्टिस्टों की, बड़े बड़े आर्टिस्टों की, उनको मैंने छूने की इच्छा हुई कि इनको छूता हूँ, लेकिन छूना मना है पेंटिंग्स को। तो वो एक गुजराती बहुत लंबा चौड़ा एक वहाँ गार्ड था, उससे वो मुझे भाप गया कि ये छुएगा पेंटिंग को। तो उसने मेरे को, क्या चाहते हो? मैंने कहा, ये मैं छूना चाहता हूँ। क्या मैं मुंह उधर करके चल जाता हूँ, तो छू लो। छूने ऐसे सेंसेशन हुआ मेरे शरीर के अंदर कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना खुश हुआ कि अरे मेरी किस्मत देखो, आज मैंने इस पेंटिंग को छुआ है। तो ये आर्टिस्ट की, जो रियल में आर्टिस्ट है उसका यही होता है कि वो फीलिंग जो है उसका बहुत अजीब तरह का फीलिंग होता है उसका, वो एक तो सेंसिटिव जो बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं, जापान में भी मेरे साथ कई घटनाएं हुई हैं। तो मेमोरीज के अंदर सब जगह की अलग अलग तरह की हैं। आप क्या पसंद करना चाहोगे समदर सर? आपके पेंटिंग डिफरेंट घरों में या डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में या बड़े होटल्स में आपकी पेंटिंग्स हो, या 100 साल के बाद एक अच्छी सी गैलरी हो जिसमें आपकी पेंटिंग डिस्प्लेड हो और कॉमन पब्लिक या आर्टिस्ट आके आप एक गैलरी में आपकी आर्ट देख पाए, तो 100 years from now? अ, हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसको बाद में याद भी किया जाए, रहे। और मेरी पेंटिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, बहुत सारी म्यूजियम्स के अंदर, गैलरीज के अंदर अभी भी है। प्राइवेट कलेक्शन में बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर मेरी पेंटिंग्स हैं। यहाँ राजस्थान के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी जगह मेरे वर्क हैं। अ, ये तो मैं चाहूंगा, यदि मेरी पेंटिंग अगर मेरे जाने बाद में बहुत सारा एक लोट अगर रहता है, बचता है। हालांकि इस वक्त ऐसी स्थिति है कि मेरे पास में बताने के लिए दो तीन पेंटिंग ही होती है। बाकी जो कमीशन वर्क जैसा काम होता है, जो सारी वो अभी जो काम कर रहा हूँ वो सारा ऑलरेडी बुक है किसी का। तो यदि बस्ती है तो ऑफ कोर्स चाहूंगा कि एक छोटी सी कोई गैलरी हो, म्यूजियम हो, उसके अंदर ये परमानेंट कलेक्शन में रहे, लोग बाग देखें। खास तौर से मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा जो थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज है मेरे आर्ट की, वो मेरे से कुछ कुछ लोग सीख करके उसको जिंदा रखें। और मेरा जो मटेरियल है या मेरे पास जो भी आर्ट का जो चीजें हैं, वो उनका प्रॉपर तरह से उनका यूज हो।
वरना आज कृपाल सिंह जी के बाद में उनका जो भी आर्ट मटेरियल था उसका कोई इसका कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही इधर उधर हो रहा है। तो यही सारी चीजें हर आर्टिस्ट चाहता है, हर इंसान चाहता है, लेकिन ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है क्या स्थितियां होती है क्या नहीं होती है। मेरे घर में जो है, मेरी डॉटर्स जो हैं वो इस लाइन में नहीं है। मेरा एक लड़का जो है वो जरूर इस लाइन में है, लेकिन वो सीरियस आर्टिस्ट नहीं है। तो उसको भी आर्ट से इतना ज्यादा बहुत कुछ वो काम करता है, लेकिन उसको कई बार मैं कहता भी हूँ कि भाई आके थोड़ा देखो सीखो, लेकिन उसको इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है। तो डर डर लगता है ये कि बाद में क्या होगा इनका सबका। आज इतना अच्छा कलेक्शन, किताबों का कलेक्शन है, इतना मटेरियल का कलेक्शन मेरे पास। इंडियन जो ओरिजिनल कलर, जो देसी कलर हुआ करते थे वो तो है ही। इसके बाद जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यहाँ के बहुत अच्छा कलर्स का कलेक्शन है, मटेरियल का कलेक्शन है। तो उसका प्रॉपर यूज हो कोई किस तरह से, ये तो चाहूंगा ही मैं। सर, यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं। जो परंपरा थी, विशम मीरानी जी भी बोल रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा अब खत्म होती जा रही है। तो आपके मुताबिक क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक शिष्य को? लाइक अभी जो बोल रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो ये आर्ट सीखने के लिए, परंपरा आगे सबसे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले उसका जो है आर्ट के प्रति पागल की जैसे लगाव होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जब तक वो अपने मन से काम नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, लगाव नहीं होगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है। आज अच्छा कोई भी डांसर है, वो जब तक रियाज नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तो अच्छा डांस नहीं कर सकता। अच्छा सिंगर जो है, जब तक अच्छी तरह से रियाज, घंटों रियाज नहीं करेगा तब तो नहीं हो सकता। मैंने 15 साल तक 18 घंटे पेंटिंग की है। मेरे को कोई किसी को वो नहीं था, कोई मेरे पर जोर नहीं था कि तुम इतना इतना मैं काम करूं। मेरे को लगाव था, लगन था। 18 घंटा, 24 घंटे में 18 घंटे, 15 साल तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 साल तक 18 घंटा काम किया, तब जाके यहाँ पहुंचा हूं। 2 रुपए की पेंटिंग बनाता था मैं, अगला 2 रुपए में पेंटिंग खरीदता था मेरी, तो उसको 4 रुपए का काम करके देता था उसमें। तो उससे मुझे फायदा ये हुआ कि एक तो वो ग्राहक मेरे से मुझे छोड़ के गया कहीं नहीं, क्योंकि उसको 2 रुपए काम 4-6 रुपए का मिल रहा है। हम्म। और एक मेरा हाथ सुधरा, खुद का हाथ, एकदम स्किलनेस मेरे में ज्यादा आई। तो ये सब होता है लगन से, आप डेडिकेशन से होता है। आप बोझ समझ करके काम करेगा तो सबसे पहले जिसको भी सीखना है उसके अंदर इसके प्रति बिल्कुल ऐसा भयंकर लगाव होना चाहिए, वही सीख सकता है। खाली पेंटिंग ही नहीं, आप कोई भी आर्ट देख लीजिए, कोई भी सिस्टम देख लीजिए, चाहे आज का जो मॉडर्न जो सिस्टम है सारा जो है, वो आप किसी उसको भी आप जब तक डेडिकेशन से काम नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। हर काम में बहुत मन से लगाव होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तब उसका होगा। सो पर से अभी बताए, सोचिए अगर ये शो देखने के बाद कोई ऐसा शिष्य मिल जाता है या जाती है जो महीने साल ऐसे काम करने के लिए आपके साथ सीखने के लिए रेडी हो, तो गुरु के तरफ से आप एज ए गुरु क्या कमिटमेंट दे पाओगे? मैं उसको शुरू से तैयार करूंगा। उसको क्या क्या गड़े या लाइन खींचने से लेकर के, रंग ओढ़ने से लेकर के शुरू करूंगा। और उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहे, जितना मुझे आता है। मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% एक्सपर्ट हूं या पूरा पूर्ण हूं, पूर्ण कोई व्यक्ति होता नहीं है। जितना मुझे आता है मैं सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो मन से लगन से काम करेगा तो, या करेगी तो मैं पूरी तरह से करूंगा। लेकिन शुरू से करूंगा। देखिए, इसके अंदर स्केच, स्टडी, ये सारे बहुत जरूरी होता है। आप आज भी मैं कोई भी एलिमेंट अगर पेंटिंग में बनाता हूं तो पहले उसकी स्टडी करता हूं। हालांकि मेरी पहले ऑलरेडी की हुई होती है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ। आप ताजुब करेंगे, मैं जो लैंडस्केप बनाने लगा तो उससे पहले मैंने हर मौसम में जाके एक पत्थरों की स्टडी हर मौसम में जाके की। वो जुलाई में किस तरह का दिख रहा है, जून में किस तरह का दिख रहा है, सितंबर में किस तरह का दिख रहा है, उसमें कलर में चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें इतनी डीपली स्टडी होनी चाहिए। हालांकि अब आज की तारीख के अंदर पता नहीं कोई इतना कोई कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन मैंने तो इसी तरह से किया है। और मैं चाहूंगा कि जो मेरे से सीखेगा स्टूडेंट, वो भी इसी तरह से डिवोटी हो। सुपर।
यही सुनना चाहता था कि आपकी तरफ से आप क्या सपोर्ट दोगे ये परंपरा चलाने के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली फाइंडिंग ए स्टूडेंट या किसी को आर्टिस्ट बना के, ये परंपरा चलाने के लिए जो आप बोल रहे थे ये चैलेंज है, इसको सॉल्व करने के लिए आपकी तरफ से क्या सपोर्ट दोगे, ये मैं सुनना चाहता था। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। सो आपके लाइफ में ऐसे कभी मोमेंट आया है कि एक ऐसा बायर जो आपके पास आया हो, बहुत पसंद आए आपके आर्ट, बट उनके पास उतने पैसे नहीं थे, या पैसे नहीं थे, या ऐसे तो मौके बहुत आए हैं, ऐसे मौके बहुत आए हैं। और खास तौर से इंडिया के अंदर भी हैं, आए हैं, ऐसे कई लोग आए हैं मेरी पेंटिंग्स लेने के लिए, लेकिन अब तो वो कई बार कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कंप्रोमाइज भी किया। एक एक दो उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं इंग्लैंड के अंदर, मैं लंदन में मेरा शो था नेहरू सेंटर में, और एक अमेरिकन लेडी थी, तो वो रोजाना उस पेंटिंग का आगे सामने आके खड़ी हो जाती थी, और उसको घंटों निहारती रहती थी एक पेंटिंग को। तो मैं 2-3 दिन बाद में भांप गया कि इसको ये पेंटिंग बहुत पसंद है और रोजाना आ रही है। तो एक दिन मैंने पूछा, वो तुम्हें ये पेंटिंग अच्छी लगी? तो उसने, उसकी आंखों में पानी सा आ गया कि मुझे इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन आई कांट बाय, मैं इसको खरीद नहीं सकती। मैं क्यों? कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मैं पैसे क्या परवाह, ले जाओ, धीरे धीरे दे देना। तो उसने मेरे को 50-50 पाउंड हर महीने देना शुरू किया। वाह। आप ताजुब कीजिए। और फिर भी उसने जो मेरी 800 पाउंड की पेंटिंग जो थी, उसमें 400 पाउंड ही दिया, फिर उसके बाद दिए नहीं, वो कोई बात नहीं। तो ऐसे मौके तो कई बार आए हैं। एक इंग्लैंड के अंदर एक मेरी सिस्टर ला की जान पहचान का, इनका बहुत फैमिली फ्रेंड, वो ड्राइवर था। उसे कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पेंटिंग लेना चाहता हूँ, मैं ले जाओ। उसने भी 2 साल में पेंटिंग धीरे धीरे से पैसे दिए। तो ये मेरी पेंटिंग की विशेषता थी ये, कि उस लोगों को इतनी पसंद आई कि जिनका कोई लेना देना नहीं है आर्ट आर्ट से, लेकिन वो पेंटिंग पसंद आई तो खेत दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे मौके इस तरह से आए हैं, हजारों बार आए, सैकड़ों बार इस तरह के मौके आए हैं। थैंक यू सर, अच्छा आइडिया दिया, मैं भी आर्ट गैलरी जाऊंगा डेली विजिट करूंगा। तो आपको पैसे लेते थे। स्नेहा जी, स्नेहा आर्ट्स गैलरी है, तो वहाँ पे जाके डेली एक देखते रहूंगा। हाँ, इट्स ए गुड आइडिया। यार, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। सो आपने पेंटिंग में डिप्लोमा के अलावा फिर बाद में फिर से स्कल्पचरिंग का डिप्लोमा किया, एंड उसमें गोल्ड मेडल पाया, एनी स्पेसिफिक रीजन ये? नहीं, वो कारण ये था एक्चुअल में कि मेरे को कोई, मेरा प्लान नहीं था कि मैं स्कल्पचर में डिप्लोमा करूं। क्योंकि मेरे जो मन में जो एक लगाव था, वो उस इंस्टीट्यूशन को, उसके डेवलपमेंट के लिए था। मेन यही था। वहां बैठ के कभी क्लास में क्लास अटेंड नहीं करते थे, बल्कि हमेशा उसके उसके डेवलपमेंट के, उसके बेटरमेंट के लिए ही सोचता रहता था। तो जब डिप्लोमा पूरा हो गया पेंटिंग का, तो अब मैं, वो आधा अधूरा काम रह गया था। तो फिर हालांकि मेरा NID अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ 2 महीने वहाँ भी स्टूडेंट रहा। और कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी आई कि मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सका, वापस आ गया। वापस आने के बाद में मैंने सोचा कि इस स्कूल को, आर्ट स्कूल की भलाई के लिए क्या किया जाए, दोबारा एडमिशन लिया। हालांकि वहाँ के टीचर्स नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा एडमिशन लूँ, लेकिन मैंने एडमिशन लेकर के, स्कल्पचर में एडमिशन लेकर के, ओवर 3 साल में इसको यूनिवर्सिटी के अंडर में दिलाया, इसको रिकॉग्निशन दिलाया, इसकी बिल्डिंग को और बाकी जो खाली रहेगी जगह रहेगी थी उसको खाली खाली करवाया, और इसको एक अच्छे लेवल पे लाने की कोशिश की। आज जो स्थितियां बन रही है, वो मेरे टाइम की बनी जो थी वो की वही है, उसके आगे कुछ नहीं बढ़ा उसमें। सुपर, ये बहुत पसंद आई, क्योंकि आप खाली अपने बारे में नहीं सोच रहे, मतलब आप जनरली जब भी सोचते हो एक कम्युनिटी के बारे में, फ्यूचर स्टूडेंट्स के बारे में सोचते रहे। दैट्स वेरी नाइस। मैं अकादमी, ललित अकादमी का सेक्रेटरी जब रहा, एक लंबा टाइम सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैंने आर्ट के बेटरमेंट के लिए ही काम किया। तो ये तो शुरू से आदत पड़ी हुई है कि खुद के लिए तो क्या हर कोई करता है, आप समाज के लिए, सिस्टम के लिए करेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा, जो वो याद रहेगा। तो बाकी कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। रखा शर्मा जी बोल रहे हैं एक्सेलेंट क्वेश्चन, नॉट श्योर विच क्वेश्चन शी इज़ रेफरिंग टू, बट शरद भरद्वाज बोल रहे हैं खूबसूरत गाइडेंस, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट शेयरिंग। थैंक यू सर। मोहम्मद सलीम जयपुर इज saying good afternoon. Okay, थैंक यू। thank you all for watching this episode.
And yeah, Namaskar ji from Vinay Trivedi. हाँ भाई विनय, थैंक यू, नमस्कार। So आपका आपका अगला क्वेश्चन, एनी पेंडिंग ड्रीम्स, कोई ख्वाहिश जो आपकी पेंडिंग हो? आर्टिस्ट जो सही मायने में आर्टिस्ट होता है वो कभी उसका मन नहीं भरता है। और मैं वो अभी भी चाहता हूँ कि जो अब तक काम हो उससे बेटर काम हो। अभी मैं एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर डिपार्टमेंट से भी इसमें फेलोशिप मिली है, सीनियर फेलोशिप मिली है। और मेरे जब हार्ट पेशेंट था, मैं हार्ट का मेरे जो ऑपरेशन हुआ था, तब मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि मैं 15 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं करूं, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूं, आराम करूं, रेस्ट करूं। लेकिन मेरे जैसा आदमी 15 दिन तो क्या, 5 दिन भी नहीं रुक सकता, 2 दिन भी नहीं रुक सकता। तो मैंने उस पीरियड में बैठ करके कुछ एक सीरीज बनाने की सोची थी, जिसको अभी मैं पूरा कर रहा हूँ। और वो है दिक्पालों पे काम। मैं कई बार मैंने चेक किया है कि क्या दिक्पालों पे और भी पेंटिंग बनी है, बनाई है किसी ने। ये हमारी जो दिशाएं जो हैं, हम्म। उन दिशाओं के जो मालिक है वो उनको दिक्पाल कहते हैं। और वो दिक्पालों के ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ अभी। इसी तरह से जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो मैं आगे जा करके और भी इससे भी जो अच्छे सब्जेक्ट मेरे दिमाग में हैं उन पे काम करना चाहूंगा। अब कोरोना ने बीच में ऐसा स्थितियां पैदा कर दी है कि काम भी स्लो हो गया। हालांकि ये प्रैक्टिकल काम है तो अंदर बैठ के ज्यादा काम होता है, तो लेकिन बाहर मूवमेंट कम हो गया। तो जैसे मैं ये जो सीरीज बनाई है दिक्पालों की, इसके लिए ये नहीं अंदर बैठ के काम किया, मैंने बाहर जा करके और मंदिरों में जाके मूर्तियों की देखा है, इनकी स्टडी की है, उनको कि किस तरह से बने हैं, सारे क्या हैं, तब जाके इसमें काम किया है। तो ये इसमें से कुछ मैं फोटोग्राफ शेयर करना चाहूंगा प्लीज सर। कि ये दिक्पालों पे भी मैंने जो काम किया है, ड्राइंग्स बनाई है, उसमें से ये है। सुपर। ये ईशान जो है, ईशान कोण जो होता है उत्तर पश्चिम का, उत्तर पूर्व का जो कोण होता है उसके दिक्पाल हैं, उनका है ये वरुण है, पश्चिम के देवता। इस तरह से ये 10 ड्राइंग्स बनाई हैं। और इनके ऊपर अभी मेरा पास में दूसरा काम है को थोड़ा सा, उसको पूरा होने के बाद में इनमें काम शुरू करेंगे। तो इनका ये दिक्पाल होने के बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ का और भी बेस्ट से बेस्ट काम हो। तो ये भूख तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सुपर। तो और एक कॉम्प्लीमेंट है मोहम्मद सलीम जयपुर जी से, कि सागर जी इज़ द ग्रेट कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। सो ये सागर जी का नाम आपने कब चूज किया? थैंक यू सलीम, तेरी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ये तो मेरा, जब मैं आर्ट फील्ड में इतना ज्यादा नहीं था, मैं दोस्तों के साथ में, ये बात है 69 68 की, दोस्तों के साथ में हम रहते थे। तो मेरा नाम पूरा समदर सिंह खंगारोत, बड़ा लंबा लगता है। तो सारे दोस्त कहते थे यार ये नाम तेरा बहुत लंबा नाम है, इसको छोटा काम कर। तो हमारे में से एक दोस्त ने, यार तेरा हम सागर कहेंगे मुझे, तो वो तब से सागर नाम पड़ गया। ओके, गुड वन। और श्रेनिक सर फ्रॉम अहमदाबाद, ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग, विशिंग दिस इवेंट अ स्पेक्टाकुलर सक्सेस। सो ये कॉम्प्लीमेंट्स शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। Yeah, Shrenik sir is a cancer survivor for 23 years. He actually uses the instrument to talk. So, so sir, हवा हवा में सुनाई पड़ा है कि आप कथक भी सीखे हैं एज वन ऑफ द हॉबीज। सो ये हॉबी आपको ये मैंने बहुत सारी बचपन से ही आते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हालांकि अब मैंने स्कल्पचर के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मतलब मैंने टॉप किया है, लेकिन स्कल्पचर नहीं कर रहा हूँ।
मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तू डांस कर। तो हमने डांस शुरू कर दिया। लेकिन वो 5-6 महीने तक तो कथक डांस सीखा। लेकिन वो मेरे में वो लोच लचक जो आनी चाहिए डांस की, लड़कियों वाली औरतों वाली, वो नहीं आ रही थी। तो उसने कहा नहीं तू नहीं कर सकता, तो वो छोड़ दिया। तो वो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। मेरा पेंटिंग के बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी हॉबी है वो खाना बनाना और खिलाना। ओ वाह। ये मेरा दूसरा बड़ा शौक है पेंटिंग के बाद में। और मैं अभी भी बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ खाना बना करके, खुद खाना नहीं, दोस्तों को परिवार वालों को खिलाने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। या तो मेरे बच्चे या वाइफ वगैरह जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं कि आज खाना आप बनाओगे। तो कई बार जो है मैं स्पेशली कुछ चीजें बनाता हूँ। तो ये भी मेरा हॉबी रही है बचपन से ही, क्योंकि बचपन से अधिकतर अकेला रहा, खाना खुद बनाते थे, तो वो आदत पड़ी हुई है खाने की भी। किसके लिए और ज़्यादा बनाते हैं आप? जो हॉबी है जनरली खाना जो बनाते हैं, तो एक अच्छा होस्ट एक अच्छा खाना बनाता है, और जो घर में अपने लिए या अपने फैमिली के लिए खाना बनाता है, ये दो डिफरेंट कैटेगरी है। तो आप कौन से हाँ, कैटेगरी में? एक अच्छे होस्ट जो बाहर के दोस्तों और गेस्ट जो आपके साथ पास आते हैं, उनके लिए बनाने के लिए ये हॉबी आप पसंद करते हो या घर पे बनाने? नहीं, मैं दोस्तों के लिए बनाने ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आप बहुत अच्छे होस्ट हो। हाँ, तो जो भी है, लेकिन मुझे दोस्तों के अंदर ये भी है मेरा कि बहुत आनंद से जीना, हर तरह के आनंद से जीना, और दोस्तों के साथ में खूब मस्ती मारना। हालांकि अब जो थोड़ा कम हो गया है, कम दूरियां हो गई है, थोड़ी शहर भी बड़े हो गए, दोस्त लोग भी दूर 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 हो गए, सब दोस्तों की उम्र बढ़ गई। तो लेकिन एक जमाना था तो मेरे यहाँ जूते खोलने की जगह नहीं थी, होती थी। ओ माय गॉड। मतलब इतने सारे फ्रेंड्स आते थे कि बाहर जो बालकनी के अंदर जो जूतों के रखने की जगह नहीं होती थी, इतने दोस्त आते, डेली आते थे इतने। और एवरी नाइट जो है रात को 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग सब एंजॉय करते थे। वो सारी मेमोरीज आज भी जो है वो जिंदा रखे हुए है मन के अंदर, बहुत सारी चीजें ताजगी लाती है। और यहाँ तक पहुंचने में आज जो कुछ भी हूं मैं, मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, क्योंकि मैं सबको मिलजुल के रहा दोस्तों के साथ में। आज मेरे फ्रेंड सर्किल बहुत लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्किल है। तो मैं जहां भी जाता हूँ, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे कहीं भी हो, मैं वहाँ दोस्तों के साथ में खूब एंजॉय करता हूँ। तो ये आदमी को जिंदा रखती है ये चीजें, ये सब बहुत अच्छी बात है ये। या स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में एक दोस्त ऐसे रहते थे जिसके घर पे जाने में कंफर्ट लेवल था। उनकी फैमिली मेम्बर्स ओके थी, मतलब फादर मदर सिस्टर ये सभी ओके थे, मतलब कभी भी आके वहाँ पे बैठ सकते थे। तो आपका घर भी ऐसा होगा जहाँ पे पूरे दोस्तों को कंफर्ट था कि ये अड्डा है, हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। नहीं तो वो बहुत सारे बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशंस थी, उनकी मम्मी पसंद नहीं करती, वो दोस्त आए तो उनके डैडी पसंद नहीं करते, या उनके घर में बहन है तो अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे इफ्स बट्स रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, बट ऐसे एक थोड़े दोस्त रहते थे जहाँ पे यू कैन ड्रॉप इन कंफर्टेबली। मेरे यहाँ ये समस्या मतलब प्रॉब्लम आई नहीं। एक तो ये रहा कि मेरी फैमिली भी मेरी तरह से, जो भी लोग मेरे दोस्त लोग आते हैं या आते थे, उनको बहुत ज्यादा उनको एंटरटेन करते थे, उनको बहुत ज्यादा मतलब होमली और फैमिली जैसे ट्रीट करते थे। दूसरा, शुरू से ही मैंने जो है वो थोड़ा स्टूडियो अलग रखा, मिली है, उसके बाद हम स्टूडियो में बैठ करके हमारा एंजॉय कर रहे हैं, बाहर रात को 1-1 2 2 बजे तक एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सबको कंफर्टेबल लगता था, तो कोई दिक्कत नहीं रही कभी भी ऐसा है। फैमिली सपोर्ट बहुत रहा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। Thank you, sir. Thanks a lot, for joining in this particular show, and thanks to Dr. Snehilata Prasad for giving this opportunity. Because with this show, I am able to connect and talk to eminent artists like you. And आपकी जो सोच है as a leader, वो कॉलेज से लेके अभी तक, not only about your art but to build the community, a stronger community, कैसे ये ट्रेडिशन को, परंपरा को आगे बढ़ाएं, ये सोच बहुत पसंद आई मुझे। तो
थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है उससे ये परंपरा बाहर और ज़्यादा मूव होगी। सो थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड थैंक यू ऑल द मैं फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आस्किंग दीज क्वेश्चंस। बहुत अच्छा लगा। मेरी मेरी तरफ से भी आप स्नेह आर्ट्स को सेंटर को और बहुत स्नेहलता जी को और आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिसिएशन आपको। मैं ओब्लाइज महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया ये। और उन दोस्तों को भी थैंक्स जिन्होंने बीच बीच में जो है इसको वॉच किया है, देखा है और कमेंट्स डाले हैं। उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट संडे अहेड। थैंक यू।